तो आज अपन थोड़ी सी फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले फ्रांस की क्रांति टॉपिक पढ़ रहा था तो मुझे एक खास बात मिली कि यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में क्रांति हुई, ऐसा मेरे को सवाल मिला। पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे शायद नहीं मिला क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने इंफॉर्मेशन को देख लिया और यह जो प्रश्न था वो मुझे बनाना था। तो मैंने सोचा कि चलो इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई वो पूरे यूरोप में सबसे पहले हुई, तो क्यों हुई? तो देखते हैं अपन इस सवाल को। बताया जाता है, जब चैप्टर मैंने पढ़ा तो उसमें देखा कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस समय वहां का समाज 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में बटा हुआ था और वहां पर इन भागों के लिए एस्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अब प्रथम एस्टेट के अंदर पादरी वर्ग आता था और द्वितीय एस्टेट के अंदर सामंत और कुलीन लोग आया करते थे। सामंत और कुलीन लोग जो थे वो सर्वोच्च पदाधिकारी हुआ करते थे उस समय फ्रांस में। फ्रांस में जो भी उच्च पद हुआ करते थे वो सारे के सारे सामंत और कुलीन वर्ग के पास में थे। और बात करें थर्ड एस्टेट की, तो थर्ड एस्टेट के अंदर हमारे सामान्य जनता आती थी, जिसमें किसान हो गया, मजदूर हो गया और एक मध्यम वर्ग भी आता था। मध्यम वर्ग कौन सा? जिसमें अध्यापक, वकील, डॉक्टर और बुद्धिजीवी लोग, वो सारे के सारे निचले स्तर में आते थे, थर्ड एस्टेट में आते थे, तृतीय एस्टेट में आते थे, तीसरे वर्ग में आते थे। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि जो कर देने का काम करते हैं ना वो केवल थर्ड एस्टेट वाले ही देते हैं। थर्ड एस्टेट वालों को ही कर देना पड़ता है। ये ऐसी स्थिति वहां पर फ्रांस में थी कि सारा का सारा टैक्स जो है वो थर्ड एस्टेट वाले देते थे। सामंत लोग और कुलीन लोग और पादरी लोग जो थे वो कोई भी कर नहीं देते थे, उनको कर से मुक्ति थी। उनको अगर अपन कहें तो वो विशेषाधिकार रखने वाले थे और जो थर्ड एस्टेट वाले थे वो विशेषाधिकार विहीन लोग थे। तो यहाँ पर इन 3 भागों में विभक्त था वहां का समाज फ्रांस का। ठीक। दूसरी बात, वहां की राजनीतिक स्थिति को देखें तो वहां की जो राजनीतिक स्थिति है, वहां के जो राजा थे उनको जनता से कोई मतलब ही नहीं था। वो बड़े ही विलासी प्रवृत्ति के थे। लुई 15वें और लुई 16वें की अगर अपन बात करें तो बड़े ही घटिया राजा थे, उनसे राजपाट संभल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि लुई 14वें ने सत्ता को केंद्रीकृत कर दिया था, वहां पर पूरी की पूरी सत्ता को केंद्रीकृत कर दिया था, केंद्रीकृत शासन लागू कर दिया था, जिसके वजह से लुई 15वें और लुई 16वें जो थे वो कमजोर थे और उनसे वहां का शासन नहीं संभल रहा था। और बात करें आर्थिक स्थिति की तो वहां पर आर्थिक स्थिति भी बड़ी बिगड़ी हुई थी। कैसे बिगड़ी हुई थी? उस समय अगर अपन बात करें फ्रांस की तो फ्रांस का ब्रिटेन के साथ में झगड़ा चल रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध अगर अपन देखें तो वहां पर भी फ्रांस जो है अपना राजकोष बहुत सा खर्च कर रहा था, जिसकी वजह से उसको घाटा लगा। और फिर दूसरी बात, जब अमेरिका क्रांति कर रहा था तो उस समय भी फ्रांस ने बीच में पंचायती ली। बीच के अंदर अमेरिका क्या करता है, जो फ्रांस जो है वो क्या करता है, अमेरिका का साथ देता है। तो सप्तवर्षीय युद्ध और अमेरिकी क्रांति में हिस्सा लेने के कारण उनका जो राजकोष था वो भी थोड़ा खत्म हुआ, जिसकी वजह से कर आने के नए रास्ते तो नहीं थे, लेकिन कर जो था, राजकोष जो हमारा पड़ा हुआ था फ्रांस का, वो सारा का सारा खाली हो गया था। अब कर कैसे आए? कर लाने के लिए उन्होंने नए नए तरीकों को ढूंढने की कोशिश की और फिर से उसी थर्ड एस्टेट पर कर लगाने की कोशिश की जो कर दे रहे थे। प्रथम पादरी और सामंत और कुलीन लोग तो दे नहीं रहे थे, तीसरे एस्टेट को ही देना था, तो तीसरे एस्टेट वालों से ही वो वसूल रहे थे। तो ऐसा वहां पर आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। ठीक। और बात करें अपन वहां के राजा की तो वहां का जो राजा था वो लुई 16वां जो था वो तो बड़ा ही विलासी व्यक्ति था, उसको जनता से मतलब ही नहीं था। और अब मैंने आपको वहां की सामाजिक स्थिति की बता दी और वहां का समाज कितने भागों में बटा हुआ था ये बता दिया। हमारा प्रश्न तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ कि यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, यही तो हमारा प्रश्न था। तो ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसका कारण अपन कहें तो कह सकते हैं कि जो तृतीय एस्टेट है उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग है या फिर कहें मध्यम वर्ग जो है उसके पास में पैसा तो था, उनके पास में बहुत सारा पैसा था। जैसे कि अपन देख ले, वकील को देख ले, डॉक्टर को देख ले, व्यापारी को देख ले, अध्यापक को देख ले, बुद्धिजीवी वर्ग को देख ले, तो उनके पास में पैसा तो था,
लेकिन उनके साथ में सामाजिक भेदभाव किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मांग करना शुरू किया। और यही वो कारण है कि बुद्धिजीवी वर्ग को सामाजिक भेदभाव किया गया, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में सामाजिक भेदभाव किया गया। यही वो कारण बनता है जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति होती है। अगर वो बुद्धिजीवी वर्ग को तीसरे एस्टेट में नहीं डाल करके अगर वो सेकंड एस्टेट में भी अगर डाल देते, उनको भी अगर कर से मुक्ति मिल जाती, तो शायद फ्रांस में क्रांति इतनी जल्दी नहीं होती, शायद कुछ सालों बाद वहां पर क्रांति होती। तो ऐसी वहां की स्थिति थी। और अपन ने देखा कि यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, क्योंकि वहां पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति तो बिगड़ी हुई थी, और उसके साथ साथ मध्यम वर्ग जो था उसके साथ में सामाजिक भेदभाव हो रहा था, और उसने वहां के राजा के और वहां के राज्य की जो भी कमियां थी उनको उजागर किया, और उजागर करने के बाद में वहां पर ऐसी स्थिति बनती है। और उन्हीं बुद्धिजीवी वर्गों ने क्या किया, वहां पर क्रांति का आधार तैयार किया और क्रांति की शुरुआत की। आप अगर इस फ्रांस वाले टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही शानदार शानदार चीजें पढ़ने को मिलेगी। जैसे कि एक फिल्मी दुनिया में अगर अपन देखें तो उसी तरीके से यहाँ पर भी फ्रांस की क्रांति में भी हमें पढ़ने को मिलती है। और यहाँ पर एक चीज सीखने को मिली, क्या सीखने को मिली, जैसे कि मान लो कि बुद्धिजीवी वर्ग को तीसरे एस्टेट में रखा गया, मतलब कि उनको हीन भावना से देखा गया, समाज का निचला स्तर उन्हें माना गया। तो अगर आप इसको रियलिटी में प्रयोग करके देखें तो सोचो, आपने किसी काम धंधे को स्टार्ट किया है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, और आपके अंडर में जो काम करने वाले हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं। जैसे कि मान लो कोई एमबीए किया हुआ है और आपके यहाँ पर काम कर रहा है सैलरी बेस पर, तो आप उनके साथ में यहाँ पर इस फ्रांस की क्रांति से यह सीख सकते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके पास में नॉलेज है, जो जिनके पास में डिग्रियां हैं शायद उनके पास में नॉलेज भी होगा, तो उनको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि जैसे कि कोई हमारा नौकर हो, हमारा नौकर हो, इस तरीके से उन्हें नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें उनसे भी हमें राय लेनी चाहिए। तो ऐसी ही हमें खास बातें, जानकारी देखने को मिलती है। फ्रांस की क्रांति से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि उसको प्रयोग कौन करे, रियल में प्रयोग कौन करे। किताबों में तो सभी पढ़ते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, जिसमें अपन ने यह देखा कि सबसे पहले क्रांति फ्रांस में ही क्यों होती है, यूरोप में सबसे पहले क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई। तो इसके पीछे कारण था कि बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में सामाजिक भेदभाव करके वहां के राजा ने बहुत बड़ी गलती की, वहां के समाज ने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से उन्हें क्रांति को भुगतना पड़ा और लुई सोल्वे की मौत भी होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है।